A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. Today we are here for revision of BPCC 102 ka Unit 1, that is Introduction to Biopsychology, right? So we are here for the revision stuff. इफ यू वांट कि आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटिव सेशंस देखें प्योरली कोर्स बेस्ड, तो आप मेरे बाकी कोर्सेज और इस कोर्स के यूनिट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर देर इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेयर द टास्क इज टू एक्चुअली रिवाइज द मेन थिंग। आप ये वाला कंटेंट और बाकी स्टफ मेरा टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं इन द पीडीएफ फॉर्मेट, राइट? लिंक हर चीज का यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी अपडेटेड थिंग एंड लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so do check it out, right? So let's start with today's session. And the very first thing that we need to emphasize upon is the content we will be covering in the revision session and what all are the topics जो कि इस unit के अंदर covered है, right? So you can see the content. I will be starting with the revision straightforwardly. आप content की पूरी list देख सकते हैं। हर एक चीज को डिटेल्ड सब पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया कि what all we are actually emphasizing upon. For now, let's begin with today's session. So, if we start with this course and this unit, Unit 1 is all about कि आपको बायोसाइकोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट? सो इफ वी आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट लाइक बायोसाइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी का एक ब्रांच समझा जाता है, वी वेरी वेल फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रेन. So let's begin with this. So the very first thing is brain. Brain is something, a organ जो कि 1.3 kg का वेट रखता है and it is completely made up of tissues. We see कि brain is the organ जिसके अंदर we get infinite types of neuron. न्यूरॉन होते हैं आपके नर्व सेल्स. सो वी सी कि अपना जो पूरा नर्वस सिस्टम है और ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो नर्व सेल्स और न्यूरॉन से घिरा हुआ है. द थिंग इज कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल जो होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी की कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए होते हैं. ब्रेन आपका जो ऑर्गन है ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है. बिहेवियर जो है अपने आप में, बिहेवियर इन इट ओन सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, राइट? आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड आउट करने वाले हैं, कैसे बिहेव करने वाले हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन्स फंक्शनिंग एंड योर पर्सनैलिटी, योर एक्सपीरियंसेस, एज इन कि आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैटर करेगा और आपके बॉडी की फंक्शनिंग भी मैटर करेगी. ब्रेन जो होता है इट एक्चुअली मैनेजेस ऑल दी कॉग्निटिव टास्क. जितने भी आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं, जिन भी प्रोसेसेस और टास्क के अंदर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजों को मैनेज, इन सारे कॉग्निटिव टास्क को मैनेज अपना ब्रेन करता है. दस वी सी कि ब्रेन इज समथिंग जो कि बिहेवियर को समझता है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर तरीके के काम को, फंक्शनिंग को, कोऑर्डिनेशन को ब्रेन संभालता है. दस वी गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ब्रेन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है इन अ ह्यूमन बॉडी और इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग, राइट? सो ब्रेन के बारे में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज पॉइंट्स एज एन इंट्रोडक्शन, राइट? अभी हम बात करेंगे, अभी हम कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे, देन वी विल बी डेल्विंग इनसाइड कि अपने एज एन कोर्स के अंदर क्या डिमांड की जा रही है. अब हम बात करते हैं न्यूरो साइंस के बारे में. न्यूरोसाइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनाटमी, बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम. आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करके चलता है, ठीक है? आप एक स्पेसिफिक मोमेंट के अंदर कैसे फंक्शन करेंगे और कैसे आपकी बॉडी अपनी पूरी सिंक्रोनाइज तरीके से काम करने की कोशिश करती है, इट इज ऑल कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय आवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आपका जो है ब्रेन इंक्लूडेड होता है, स्पाइन इंक्लूडेड होती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होती है, आपकी जितनी भी नर्व्स हैं बॉडी के अंदर ये सब आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है? सो आपकी न्यूरोसाइंस जो है, न्यूरोसाइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम का पूरा तो स्ट्रक्चर, दैट मीन्स योर एनाटमी करते हैं, फिर हम उसके पूरे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और उसके फिजियोलॉजी को समझते हैं. फिजियोलॉजी मीन्स योर फंक्शन
कि कैसे क्या चीज काम करती है। तो न्यूरो साइंस आपका बहुत ही बड़ा एक डाइवर्सिफाइड एरिया होता है स्टडी का, जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम को डिकोड करते हैं हर तरीके से। वेदर इट्स एनाटमी, एनाटमी के अंदर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम उसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर हम जितने भी केमिकल्स का रिलीज होना, जितने भी हॉर्मोनल्स रिलीज होते हैं, कैसे आपके लिक्विड्स की बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स प्रेजेंट है वो कैसे काम करने वाले हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम न्यूरो साइंस को स्टडी करते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी जो है अपने आप में एक इंडिविजुअल और एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एरिया आज के टाइम पे बन चुका है। बायोसाइकोलॉजी बेसिकली अपना ओरिजिन और अपनी इंफॉर्मेशन न्यूरोसाइंस से लेता है। तो बायोसाइकोलॉजी इज समवट रिलेटेड टू न्यूरोसाइंस, और बायोसाइकोलॉजी का मेन फंक्शन होता है टू स्टडी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। ठीक है, बायोसाइकोलॉजी को हम साइकोबायोलॉजी, बिहेवियरल बायोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें समझना है कि बायोसाइकोलॉजी का मेन एम क्या है। द थिंग इज कि बायोसाइकोलॉजी समझना चाहता है कि कैसे एक ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे आपके बिहेवियर को शेप करता है, एज इन आपका ब्रेन कैसे आपको एक स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करने पे मजबूर करता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। सो आप जो रिस्पॉन्सेज देते हैं या आप कैसे बिहेव करते हैं, आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन करने वाला है, ये सब कुछ आपका ब्रेन संभालता है, नर्वस सिस्टम संभालता है। सो नर्वस सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर पे, और कैसे आपका बिहेवियर आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट होता है, इस चीज को इन डेप्थ स्टडी में बायोसाइकोलॉजी स्टडी करता है। बायोसाइकोलॉजी का नेचर और स्कोप के बारे में बात करते हैं। बायोसाइकोलॉजी एक तरीके से बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट बोला जाता है। ये अपने आप में एक सेपरेट और एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन चुका है न्यूरो साइंस से निकलकर। हम देखते हैं कि बायोसाइकोलॉजी जो है एक बायोलॉजिकल अप्रोच लेकर चलता है। बायोलॉजिकल अप्रोच मतलब आपके पूरे बॉडी की एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करता है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपके ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करता है। द थिंग इज कि बायोसाइकोलॉजी जैसे हर एक डोमेन के अंदर अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर रिसर्चेस होती है, फिर स्टडीज होती है। सिमिलरली बायोसाइकोलॉजी के अंदर भी वी हैव सर्टेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा और एक तरीके से बायोसाइकोलॉजी को बर्थ दिया। उन्हीं में से एक है अपने पास डीओ हेब्स। डीओ हेब्स ने अपना एक स्पेसिफिक पब्लिकेशन रिलीज करी थी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले जो मतलब लोग थे उन्होंने सबसे पहले बात करी थी दैट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट अबाउट न्यूरल इन्फ्लुएंस ऑन वंस बिहेवियर। डियो हेब्स वॉज द फर्स्ट अमंग्स द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बात करी कि हमें अगर बिहेवियर को समझना है, अगर हमें एक ये पैटर्न समझना है कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट्स ह्यूमन और एनिमल कैसे वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में बिहेव कर रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना है, इस चीज को कंट्रोल करना है, तो हमें उसके नर्वस सिस्टम को, उसके न्यूरल फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। ये बात सबसे पहले डियो हेब्स ने बात करी थी अपने पब्लिकेशन के अंदर, जिसका नाम था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर इन 1949। आज के टाइम पे, करंट टाइम पे बायोसाइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा वाइड और ब्रॉडन एक एरिया ऑफ स्टडी बन चुका है, बिकॉज हम बायोसाइकोलॉजी को बाकी दूसरे फील्ड्स में अप्लाई होते हुए देख रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस है, न्यूरोफिजियोलॉजी है। सो इसके थ्रू आप समझ पा सकते हैं कि हाउ एग्जैक्टली बायोसाइकोलॉजी हैज एक्सपैंडेड थ्रू आउट द एजेस, राइट। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। सी, ये नोट्स हैं, आपके सारे नोट्स ना बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको इसी पीडीएफ में मिलेंगे, इसी यूनिट के। द थिंग इज के अभी सिर्फ रिवीजन सेशन है। रिवीजन के अंदर हम सिर्फ मेन आइडिया और कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि किसी एक एरिया या एक टॉपिक को आपको और ज्यादा इन डेप्थली समझना है, तो आप मेरे कोर्सेज पे जाएंगे, बीपीसीसी 102 के कोर्स पे जाना, और उसके अंदर पार्ट्स में डिवाइडेड है यूनिट, और हर एक पार्ट के डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि कौन से
टॉपिक्स को हमने डिस्कस करा है, तो इन डेप्थ डिस्कशन आप वहां से ले सकते हैं। अभी हम बिल्कुल रिवीजन वाले मोड पे चल रहे हैं। सो इफ यू आर समवन जिसको अभी भी रिवीजन के बाद अगर डाउट बचता है किसी कॉन्सेप्ट में, यू कैन चेक द डिटेल्ड वर्जन, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। द वेरी बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बायोसाइकोलॉजी का, कि बायोसाइकोलॉजी वांट्स टू स्टडी ब्रेन और बिहेवियर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, हाउ एग्जैक्टली ब्रेन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे आपका ब्रेन बिहेव एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको इंक्लाइन करता है, राइट। सो फंक्शन ऑफ बायोसाइकोलॉजी इसके ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है साइंटिफिकली, मतलब पूरे साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, हाउ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंटरैक्ट विद साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कैसे बायोलॉजी के जो प्रोसेसेस हैं वो आपके साइकी आपकी साइकोलॉजी के साथ मिक्स होके एक स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये स्टडी करता है हाउ एग्जैक्टली न्यूरोसाइंस कैन बी अप्लाइड टू स्टडी एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर। सो एनिमल्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए कैसे हम न्यूरोसाइंस को यूज कर सकते हैं। ब्रेन जैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू आउट द एजेस, इतने सालों में कैसे ब्रेन इवॉल्व हुआ है और कैसे ब्रेन के इवॉल्व होने की वजह से देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर, राइट। अगर हम देखते हैं 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी के टाइम से, सो ब्रेन अपने आप में हर 100 साल मतलब हजारों सालों से ब्रेन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस इवॉल्व होते हैं, हर चीज इवॉल्व होती है, टाइम के साथ बदलती है, ग्रो करती है, डेवलप होता है। तो उसी सेंस में ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, दीज आर द मेजर फंक्शंस जो बायोसाइकोलॉजी फोकस करना चाहता है। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे का कॉज क्या है, वजह क्या है, और अगर एक बिहेवियर का पैटर्न चेंज भी होता है, अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे भी क्या कॉजेज हैं और किन वजहों से एक स्पेसिफिक बिहेवियर का पैटर्न में आपको शिफ्ट देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन और नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है, कैसे आपका जेनेटिक्स और आपका एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में बैलेंस है। जेनेटिक्स मतलब आपके जीन्स है ना, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब आपके हॉर्मोन्स। सो हाउ एग्जैक्टली आपके जीन्स और हॉर्मोन्स के बीच में बैलेंस बनता है। और लास्ट में हम समझना चाहते हैं व्हाट ऑल्स दी बैकग्राउंड ऑफ योर बिहेवियर, अगर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिस्पॉन्ड करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, राइट। अभी हम देखेंगे रिसर्च इन बायोसाइकोलॉजी के बारे में। अब जैसे मैं बताया बायोसाइकोलॉजी का मेन फोकस है बिहेवियर और ब्रेन को समझना। न्यूरो साइंस को यूज करके हम ह्यूमन और एनिमल्स के बिहेवियर को समझना चाहते हैं, डिकोड करना चाहते हैं, है ना, पैटर्न को समझ के उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न को, राइट। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कैसे ब्रेन इवॉल्व हुआ है, क्या क्या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, सब देखना चाहते हैं। अब क्योंकि बायोसाइकोलॉजी इतना ज्यादा वास्ट और इतना ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया है, इसके इसको और वैलिड और इसको साइंटिफिक बनाने में इंपॉर्टेंट है कि हम रिसर्चेस करें, नई नई फाइंडिंग्स निकालें। सो बायोसाइकोलॉजी में भी आपको रिसर्च होते हुए दिखेंगी। हम देखते हैं कि बायोसाइकोलॉजी जो है अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। सो इसके अंदर हमें बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस देखने को मिलती है। हो सकता है 3 मेजर अप्रोचेज होती हैं रिसर्च करने की, ओके। 3 मेजर अप्रोचेज हैं रिसर्च करने की बायोसाइकोलॉजी में। द वेरी फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। आप हो सकता है एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करें, लैब्स एक्सपेरिमेंट्स करके आप एक स्पेसिफिक बायोसाइकोलॉजी की स्टडी को पूरा करें। नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में आपकी टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, जिसके अंदर आप कोई लैब स्पेसिफिकली कोई काटापेटी या लैब के सेटअप में नहीं करते, लेकिन हाँ दिस इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के लिए। फिर आप केस स्टडीज को भी यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 मेन डिफरेंट अप्रोचेस जो कि रिसर्च में यूज होती है बायोसाइकोलॉजी के अंदर। बायोसाइकोलॉजी का मेन एम क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मेन एम। सो मेन एम है टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर के पीछे का बैकग्राउंड समझना, उसके कॉजेस को समझना, राइट, और फिर उसको कंट्रोल करना, यही इसका मेन एम है। ब्रेन और बिहेवियर का बीच में जो इंटरेक्शन है इस चीज को समझना इज द मेन एम ऑफ योर बायोसाइकोलॉजी और उसकी रिसर्च का।
हम रिसर्चेस क्यों करते हैं, क्यों नई नई इंफॉर्मेशन डेटा को समझने की कोशिश करते हैं? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेन और बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, हाउ एग्जैक्टली इज इट शेपिंग अस, राइट? सो हम ना जब भी रिसर्च करते हैं बायोसाइकोलॉजी में, तो हमारे ऊपर होता है एज अ रिसर्चर कि हम कैसे पार्टिसिपेंट्स यूज करें। हो सकता है कि हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स यूज करें, ठीक है, जिसके अंदर हम ह्यूमंस के ऊपर रिसर्चेस टेस्ट वगैरह कंडक्ट करें, या फिर हम नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स भी यूज कर सकते हैं। नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट मतलब आपके एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स वगैरह, जिसके अंदर आपके ज्यादातर डॉग्स, रैट्स, माइस, प्राइमेट्स, इन सबको यूज किया जाता है। अब कुछ फायदा होता है हमारे पास जब हम एक नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट को यूज करते हैं। नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट मतलब कि अगर हम एनिमल्स वगैरह को यूज करते हैं तो कुछ फायदे हैं अपने पास। देर आर थ्री मेजर एडवांटेजेस। द वेरी फर्स्ट, ये समझना जरूरी है कि एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। क्योंकि ह्यूमंस अपने आप में सोशल एनिमल है, और ह्यूमन के पास कल्चर, रिलीजन और बहुत सारे अलग कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए ह्यूमंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एनिमल्स कंपेयर करें तो ज्यादा इजी हैं रिसर्च करने में, ठीक है, और उनको रिसर्च करके हम कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई और डिफरेंट बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई ग्रुप नहीं होता, उनकी कोई कम्युनिटी नहीं होती, उनके हमारे तरीके वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस नहीं होते, राइट? फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, नॉर्मल वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उनके अंदर कंपेयर करना और कंपेरेटिव अप्रोच को यूज करना ज्यादा इजी है, वो ज्यादा सिंपलर है, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स माने जाएंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू ह्यूमंस। और वहां पर कम एथिकल, एथिकल मतलब एथिक्स और गाइडलाइंस कम होती हैं। जब कभी भी हम रिसर्च करते हैं, सो देर आर सर्टेन गाइडलाइंस, सर्टेन रूल्स, ठीक है, एथिकल रूल्स हैं, उनको ही फॉलो करके हमें अपनी रिसर्चेस करनी पड़ती है। तो जो आपके एनिमल्स हैं उनकी जो एथिकल गाइडलाइंस है वो थोड़ी कम होती है। देर आर लिमिटेड गाइडलाइंस, रूल्स टू फॉलो फॉर योर एनिमल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो उनके ऊपर ज्यादा इजी है, उनके ऊपर खर्चा भी कम होता है, उनके ऊपर गाइडलाइंस भी कम लगती हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस। सो इट इज मोर एडवांटेजियस कि हम नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट को यूज करें, ठीक है। अभी अपने पास जो है दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्ट्रिक्ट मतलब बिल्कुल एथिकल गाइडलाइंस को इश्यू करते हैं और उनको गवर्न करते हैं, कि जितनी भी रिसर्चेज हो रही है साइकोलॉजी की दुनिया में, उनको उसके ऊपर एक बॉडी है जो कि देखेगी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आप जो बेसिकली काम कर रहे हैं वो कितना रूल्स के तहत है, हाउ मच टू एंड टू विच एक्सटेंट आप रूल्स को फॉलो कर कर अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। सो ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम एपीए बोलते हैं। और इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, आईसीएमआर है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर देखते हैं, इंडिया को ध्यान में रखते हुए, कि एग्जैक्टली हमारे जो रिसर्चेस हो रही हैं अलग अलग एरियाज के अंदर वो कितनी एथिकली वैलिड है और वो कितनी क्रेडिबल है, और उनके थ्रू कितना आप एक्सप्लॉइट नहीं करते पार्टिसिपेंट्स को, राइट? तो जैसे कि हमने देखा कि रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रिसर्च के थ्रू ही आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ब्रेन और बिहेवियर के इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। अभी दो तरीके की रिसर्चेज होती हैं बायोसाइकोलॉजी के अंदर। पहली तो है प्योर रिसर्च एंड द सेकंड इज योर अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च जो होती है वो बेसिक रिसर्च का तरीका होता है। इसके अंदर हमारे पास पहले से कोई पर्पस या एम डिफाइंड नहीं होता, हम खुद ही एज अ रिसर्चर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बस देख रहे होते हैं कि किन चीज़ों पे रिसर्च की जा सकती है। एक्सप्लोरेटरी ज़्यादा होता है, इसके अंदर आपको पहले से कुछ भी नहीं मालूम आप करने क्या वाले हैं, रिसर्च क्या है, किस टॉपिक पे रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च दूसरा टाइप है, ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको पहले से अपना एम, अपना पर्पस ऑफ रिसर्च पता होता है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक प्रैक्टिकल तरीके, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन सबको यूज करते हैं, और ये ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स और एप्लीकेटिव समझा जाता है। प्योर रिसर्च आपकी ज्यादातर बेसिक होती है, ये सिर्फ आप नए नए प्रॉब्लम्स को असेस कर रहे होते हैं एज अ रिसर्चर, राइट? अभी हम बात करने वाले हैं डिविजन्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी। हमें पता है साइकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट एरिया है,
साइकोलॉजी की अपनी खुद की ब्रांचेस हैं, उसी में से एक बायोसाइकोलॉजी भी है। अब बायोसाइकोलॉजी भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे ब्रांचेस और डिविजन्स पाए जाते हैं। उन्हीं को हम अब एक एक करके देखने वाले हैं। एंड दीज आर योर डिविजन्स इन बायोसाइकोलॉजी। सो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, आपको हर एक के बारे में कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, उनका बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये वाली ब्रांच या डिवीजन ऑफ बायोसाइकोलॉजी किस चीज के लिए है और क्या काम करती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है? ये बेसिकली आपके एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब बिल्कुल एक लैब जैसा सेटअप तैयार करती है और आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रिगर करता है, ब्रेन को ट्रिगर किया जाता है लैब के अंदर। और उसका ब्रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्रेन के ऊपर चेंजेस करने से क्या आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को समझने के लिए हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को यूज करते हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बेसिकली आपके ब्रेन को रिकॉर्ड करता है, उसके अंदर नए नए मैनिपुलेशंस करता है। हो सकता है आप कोई सर्जरी करें, हो सकता है आप इलेक्ट्रिक करंट्स को सप्लाई करें, ब्रेन को आपको सिर्फ स्टिमुलेट करना है और उसका जो इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ेगा उसको रिकॉर्ड करोगे। ये सब कुछ प्रॉपर लैब्स में होगा, बिल्कुल कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल तरीके से होगा। एम है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का टू डेवलप थ्योरीज। ठीक है, अगर आपको नए नए मैकेनिज्म्स, न्यूरल मैकेनिज्म्स समझने हैं, तो आपको नए नए थ्योरीज अगर निकालने हैं अपने फील्ड में, तो आप फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को यूज करेंगे। इसके थ्रू आप ब्रेन को स्टडी करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। नाउ कम्स साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी जो आपकी डिवीजन है, ये देखना चाहती है कि ड्रग्स, जैसे आप वर्ड देखिए फार्मा, फार्मा मतलब मेडिसिन या और ड्रग्स की बात करेंगे। अभी हमने फर्स्ट वाले डिवीजन के अंदर हमने देखा था कि हम सर्जरीज और एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते हैं। साइकोफार्माकोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर ड्रग्स और मेडिसिन को यूज करते हैं। यहाँ पर आप जो है स्पेसिफिक ड्रग्स और मेडिसिन, दवाइयों को यूज कर कर देखेंगे कि क्या आपका नर्वस सिस्टम में चेंज आ रहा है और उसका क्या इफेक्ट आपके बिहेवियर पे पड़ता है। सो साइको फार्माकोलॉजी के अंदर आप दोबारा से ब्रेन और बिहेवियर को समझना चाहते हैं, लेकिन ड्रग्स और मेडिसिन के थ्रू। सो ड्रग्स आप या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे, या फिर जो इंडिविजुअल मतलब आपका पार्टिसिपेंट रिसर्च के दौरान ड्रग्स नहीं लेता उसको ड्रग्स दिए जाएंगे, मेडिसिन इंजेक्ट की जाएगी और उसका इम्पैक्ट समझा जाएगा। दिस इज योर साइको फार्माकोलॉजी, राइट? नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरो, न्यूरो से आपको क्लिक करना चाहिए, नर्वस सिस्टम का कुछ रहेगा। ठीक है, सो न्यूरोसाइकोलॉजी में के अंदर आप क्या देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के अगर ब्रेन ब्रेन या माइंड के ऊपर कोई इंजरी, चोट पहुंची है, कोई उसको ट्रॉमा है या उसके ब्रेन में कोई डैमेज है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आप न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज करते हैं। और यहाँ पे आपके जो डैमेज पोर्शन है, ठीक है, आपके ब्रेन के ऊपर जो डैमेज है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके बिहेवियर पे, ये समझना चाहते हैं। अगर आपके ब्रेन का कोई एक पोर्शन डैमेज हो गया है, कुछ नर्व्स डैमेज हो गई है, या आपको कोई चोट लगी है, या आपको कोई ट्रॉमा मिला है, तो उसका क्या, इस पूरे डैमेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिहेवियर के ऊपर, और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसको कैसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए आप न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज करते हैं। यहाँ पर आप बाकी कुछ केस स्टडीज और एक क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर यहाँ पे अगर डैमेज हुआ है, कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई आपको बीमारी है, इस सब के बारे में आप पूछेंगे पेशेंट के साथ, उससे आप केस स्टडीज और पहले जानकारी लेंगे और फिर अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, राइट? सो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन इन्वेजिव। अब दो तरीके, अब ये ना बीच में आपको थोड़ा आगे यूज होगा, इसलिए आपको बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज योर इन्वेजिव टेस्ट और दूसरा है नॉन इन्वेजिव टेस्ट।
इन्वेजिव टेस्ट वो होते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट लगाया जाता है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज घुसाई जाती है, इंजेक्ट की जाती है, एंटर की जाती है। सो ऐसे टेस्ट जिसके अंदर आपके आपकी बॉडी के ऊपर कोई चेंज आता है, कोई कट्स लगते हैं, सर्जरीज होती है, सब आपके इन्वेजिव टेस्ट आते हैं। और नॉन इन्वेजिव होते हैं जिसके अंदर आपको स्किन और बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं करना होता, कोई चेंज नहीं करना होता। नॉन इन्वेजिव जैसे कि एक्सरे हो गया, है ना, और बीपी को चेक करना हो गया, इसमें आपकी बॉडी के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आप बस उसको स्कैन कर रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं। सो दो तरीके के आपके टेस्ट हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव के अंदर कट्स, सर्जरीज वगैरह सब इंक्लूडेड होती है। नॉन इन्वेजिव के अंदर कट्स और आपकी बॉडी के स्किन और ऑर्गन्स को कोई नहीं टच करता, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। राइट, so this was about the invasive and non-invasive test. Now let's talk about next एक दूसरा branch, that is your psychophysiology. साइकोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोफिजियोलॉजी जो है नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स को यूज करता है, मतलब कि स्पेसिफिकली ऐसे टेस्ट को यूज करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी और स्किन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये साइकोफिजियोलॉजी स्टडी करना चाहता है क्या आपके फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर आपका ईईजी, मसल टेंशन, आई मूवमेंट, जीएसआर, ऐसे वाली टेक्निक्स को यूज करके आप सिंपली ये देखते हैं कि आपकी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है और आपकी साइकोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है, आप कैसे सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशनशिप है, ये सिंपल अपना साइकोफिजियोलॉजी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अंदर आप बेसिकली थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ऐसे वाले कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस वाले प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर आपके ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स यूज होते हैं क्योंकि थिंकिंग हो गया, सोचना हो गया, याददाश्त हो गई, लर्निंग होगी, एक्सपीरियंसेस हो गए, ये जितने भी हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, ज्यादा ज्यादा मेंटल प्रोसेसेस हायर एम्पलीट्यूड के जो हैं, इनके अंदर आप ज्यादातर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स यूज होती हैं, आपकी बॉडी और स्किन को कोई टच नहीं करेगा, कुछ भी आपको इम्पैक्ट नहीं पहुंचेगा, कट्स वगैरह नहीं लगेंगे, नॉर्मल स्कैन्स और टेस्ट यूज होंगे और आपका यहाँ पे स्टडी की जाएगी। यहाँ पे मेन मेथड है कि आपकी ब्रेन का ना इमेज स्कैन, जैसे ब्रेन की इमेजिंग होती है ना, आपके एमआरआई स्कैन्स वगैरह होंगे बस, और उसके थ्रू आपकी ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाएगी। मान लीजिए आप एक स्कैनिंग चल रही है, उस दौरान आपको एक टास्क दे दिया जाएगा सोचने का, तो उसकी वजह से स्कैनिंग के अंदर पता चलेगा कि कौन से ब्रेन के एरिया में ज्यादा मसल्स की टेंशन है, मसल्स काम कर रही है, सेल्स कैसे मूव कर रहे हैं और टिश्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस चीज को समझने के लिए हम कॉग्निटिव न्यूरो साइंस की ब्रांच को या डिवीजन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर कंपेरेटिव साइकोलॉजी। कंपेरेटिव साइकोलॉजी जो है, जैसे आपको नाम से समझ में आएगा, कंपेरेटिव साइकोलॉजी के अंदर हम अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज को का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट वेरियस तरीकों से। हो सकता है आप उनके जेनेटिक तरीकों को समझें, वो कैसे अडेप्ट करते हैं एक एनवायरनमेंट के अंदर, कैसे इवॉल्व किया है अलग अलग स्पीशीज ने, उनको कंपेयर करें कि जीन्स कितना अलग है अलग अलग स्पीशीज का, कैसे मंकीज और टाइगर्स में डिफरेंस है ना, उनके जीन्स में कैसे फर्क है, वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और कैसे उन्होंने इवॉल्व करा है थ्रू आउट द एजेस, थ्रू आउट द ईयर्स। इस चीज को समझा जाता है और कंपेयर किया जाता है आपके कंपेरेटिव साइकोलॉजी के अंदर। अब ये जो कंपेरेटिव साइकोलॉजी है, हो सकता है आप लैब्स के अंदर इस चीज को समझें या फिर नेचुरल फील्ड पर जाकर भी इन चीजों को कंपेयर करके समझा जा सकता है। राइट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि ब्रेन अपने आप में ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसको समझना मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डीकोड ब्रेन, इसलिए आप इतने सारे मेथड्स, इतने सारे एंगल से ब्रेन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अनदर मेजर कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके, जैसे कि एक आपको पता होना चाहिए, ब्रोका ब्रोका एरिया की एक डिस्कवरी हुई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 1861 के अंदर
एक ना फ्रांस के न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पोल ब्रोका। सो इनके पास ना बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको स्पीच में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, राइट। तो उन्होंने इनको स्टडी किया। ये फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने उनको स्टडी करा और इनको समझ में आया कि जिन जिन लोगों के स्पीच में दिक्कत है, स्पीच बोलने में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं उनके ना ब्रेन के अंदर लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर डैमेज है। तो उनके ब्रेन के अंदर डैमेज है। ब्रेन के अंदर डैमेज, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर डैमेज होने की वजह से उनकी स्पीच के ऊपर दिक्कत आ रही है, राइट। ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत सारे पेशेंट्स देखे और बहुत ही सिमिलर सिमिलर बीमारियां देखी। कहीं ना कहीं उनको एक स्पेसिफिक एरिया दिखा, ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया दिखा, और उनको समझ में आया कि अगर इस एरिया के पास में डैमेज होता है, कोई भी इंजरी या चोट पहुंचती है, किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज होता है, तो कहीं ना कहीं उनके कोई और फंक्शनिंग के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो इस एरिया को उन्होंने नाम दे दिया ब्रोकाज एरिया। और ये डिस्कवरी की गई थी बाय पॉल ब्रोका कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया है आपके ब्रेन के अंदर जिसको हम ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। इस स्पेसिफिक एरिया में अगर डैमेज होगा तो ये कुछ सिमिलर इलनेस और बीमारियां, स्पीच और बाकी कुछ सिमिलर इलनेस वहां पे देखने को मिल सकती है। इस चीज को पोल ब्रोका ने इन्वेस्टिगेट किया था, डिस्कवर किया था, समझा था और अपनी बात आगे रखी थी। कॉन्क्लूजन निकलता ये है इस बात से कि अगर ब्रेन में कोई डैमेज होता है, कोई भी आपके ब्रेन के अंदर चोट पहुंचती है, कोई भी तरीके का डैमेज है, सीवियर है कि सिंपल डैमेज है, उससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपके हंगर, आपकी भूख लगना, जो हंगर होता है एक इंडिविजुअल का, वो उसमें डिफरेंस आ जाए। हो सकता है आपके इमोशनल रिस्पॉन्स, आप कैसे इमोशंस को वेंटिलेट करते हैं, कितने इमोशनल एक्सप्रेशन करोगे, इसके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। हो सकता है आपकी स्पीच में दिक्कत आ जाए, हो सकता है आपकी हैंड्स और बॉडी की मूवमेंट में दिक्कत आ जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रोकास एरिया के थ्रू पॉल ब्रोका ने ये हाईलाइट करा कि ब्रेन में डैमेज होने से आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में या कुछ इमोशंस के अंदर तक भी इम्पैक्ट पहुंचता है, राइट। नाउ एक और आपका छोटा टॉपिक है विच यू नीड टू नो, दैट इज लेजेंड्स। अब ये लेजेंड्स क्या होता है? लेजेंड्स जो है स्पेसिफिक एक रीजन है आपके ऑर्गन या टिश्यू का जिसके ऊपर डैमेज हुआ है। तो जिस भी एरिया के ऊपर डैमेज होता है, ऑर्गन या टिश्यू के ऊपर डैमेज हुआ है, उस एरिया को हम लेजेंड्स बोलते हैं। जैसे कि और भी इसके आपके नाम है सिमिलर, जैसे कि कोई चोट पहुंच जाए, कोई अल्सर हो जाए, या ट्यूमर हो जाए आपके अंदर, या एबिस्कस हो जाए, इन सबको लेजेंड्स के कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर उस ऑर्गन के अंदर लेजेंड्स बन गए हैं, एक डैमेज्ड एरिया हो गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके टू एक्चुअली स्टडी बायोसाइकोलॉजी। मतलब वो सारे आपके मेथड्स, अभी हम साइंटिफिक मेथड्स देखने वाले हैं जिनके थ्रू हम ब्रेन को स्टडी करते हैं, ठीक है। सो देर आर द फॉलोइंग 8 मेथड्स। आपके कोर्स के अंदर इस टाइम पे आपको एट मेथड्स सिखाए जाएंगे जिनके थ्रू वी कैन स्टडी ब्रेन, ठीक है। इन सभी मेथड्स के थ्रू वी कैन स्टडी ब्रेन। सबकी टेक्निक्स अलग है, सबका पर्पस अलग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एबलेशन मेथड। एबलेशन मेथड जो है, इसके अंदर क्या किया जाता है, मेजरली एबलेशन मेथड के अंदर आपके ब्रेन का वो डैमेज पोर्शन जहाँ पे चोट लगी है या इंजरी हुई है उसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर रिमूवल की बात है, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो हम एब्लेशन मेथड को यूज करते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक पार्ट जो आपका ब्रेन का खराब हो चुका है या टिश्यूज जो खराब हो चुके हैं उनको कट कर दिया जाता है। उनको उसके ऊपर सर्जरी की जाएगी, इसको निकाल दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, और फिर आपके बिहेवियर को असेस और टेस्ट किया जाएगा कि अब क्या चेंज आता है। अगर हम डैमेज पोर्शन को, डैमेज टिश्यूज और ऑर्गन्स को कट कर देंगे और निकाल देंगे, तो उससे क्या आपके बिहेवियर पे चेंजेस आएंगे और आपका बिहेवियर कितना ठीक हो सकता है, कितना खराब हो सकता है। इस चीज को हम एबलेशन मेथड बोलते हैं। ये ज्यादातर एबलेशन मेथड के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डैमेज है, जहाँ पे लेजन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, अगर ब्रेन के अंदर अगर लेजन्स बने हुए हैं तो आपका एब्लेशन मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको बहुत ही
केयरफुलनेस के साथ, बहुत ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के साथ आपको जो है ब्रेन के उस पर्टिकुलर डैमेज्ड एरिया को कट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक ब्रेन का एरिया आपकी पूरी बॉडी की किसी ना किसी ऑर्गन और फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है। सो ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही हाई क्लास पे एक्सपेरिमेंट्स और सर्जिकल मेथड है। ठीक है। और इसके अंदर स्पेसिफिकली वो एरिया के ऊपर फोकस करते हैं जो खराब हो चुका है, जहाँ पे लेजेंड्स है, कोई डैमेज आ चुका है और उसकी वजह से आपके किसी और फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब एब्लेशन के भी अपने पास 3 से 4 मेथड है। ठीक है। फर्स्ट इज योर एस्पिरेशन। तो एब्लेशन करना है, कट कट करके या रिमूव करके स्टडी करना है, तो उसके भी तरीके हैं। फर्स्ट इज योर एस्पिरेशन। एस्पिरेशन में क्या होता है, आप ना एक तरीके से एक स्पेसिफिक बॉडी जहां पे भी आपका डैमेज हुआ है वहां पे ना आप सक इन और सक आउट करोगे। मतलब कि बहुत ज्यादा कंप्रेशन लगा के उस चीज को बाहर सक आउट कर दोगे, जैसे वैक्यूम क्लीनर काम करता है। तो सकिंग मोशन में खींचना, ठीक है, उसको बहुत ही तेज प्रेशर से उस पोर्शन को कट करके बाहर की तरफ सक आउट और सक इन करना है। ठीक है, सो दैट कि हम उसको रिमूव कर पाए। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली सी निडल होती है, उसको टिश्यू पे लगाया जाता है। फिर उस टिश्यू को टच करते हैं निडल से, तो उसको एग्जामिन किया जाता है। फिर उस हिस्से को बाहर की तरफ खींचा जाता है, सक आउट किया जाता है, और उसके अंदर से मटेरियल निकाल दिया जाता है, जो भी डैमेज टिश्यूज है उनको निकाल दिया जाता है। और फिर इस टिश्यू को जो कि बाहर निकाल दिया गया है, सक आउट हो चुका है, उसके नीचे का जो एरिया है जो सही है, अनडैमेज्ड है, वो सबको फिर आगे और इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सो एस्पिरेशन वाले मेथड के अंदर आप सक इन और सक आउट करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक मूवमेंट है जिसके थ्रू, इस स्पेसिफिक मोशन के थ्रू आप जो है रिमूव करते हैं पोर्शन को। नेक्स्ट इज योर रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होता है, जो जैसे आपका ये ब्रेन का डायग्राम है, इसमें जो आपका ये मस्टर्ड एरिया है, ये जो मस्टर्ड एरिया है, ये सब आपका सब कॉर्टिकल रीजन होता है। मतलब कि बाहर के कॉर्टिकल कॉर्टेक्स वाले रीजन, ब्लू वाले रीजन के अंदर सब कॉर्टिकल रीजन है। तो इस सब कॉर्टिकल रीजन में जब इस अंदर वाले हिस्से के अंदर कोई डैमेज होता है, कोई चोट पहुंची हुई है, कोई स्पेसिफिक टिश्यू डैमेज है, इसके ऊपर काम करना है, तो हम यूज करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला मेथड। इसके अंदर हम सब कॉर्टिकल, यहाँ पे इस पूरे हिस्से में कोई भी डैमेज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे वायर का यूज किया जाता है, वायर को प्लेस करते हैं और वहां पे हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स करंट को पास किया जाता है। यहाँ पे जो है इस वाले हिस्से में काम करना है, डैमेज को हटाना है, तो वायर्स लगाई जाएंगी, करंट पास किया जाएगा, और एक हीट, एक गर्माहट और एक इलेक्ट्रिक करंट का मिक्स जो है छोड़ा जाता है। रिलीज करने के बाद वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे डैमेज है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्न हो जाता है उस हाई फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो लेजन है, जो घाव है, जो स्पेसिफिक टिश्यूज, डैमेज टिश्यू है, वो कुछ हद तक रिमूव किया जाता है या फिर उसको मिनिमल, कम किया जाता है। सो दिस इज हाउ रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला मेथड एक्चुअली वर्क्स। तो अभी हमने ऊपर एस्पिरेशन मेथड देखा जिसके अंदर हम निडल का यूज करते हैं सक इन सक आउट करने के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी में हम स्पेसिफिक वेव्स और करंट को पास करते हैं। अब हम देखेंगे नाइफ कट। नाइफ कट से आप समझ पा रहे हैं, सीधा कट कट लगेगा, नाइफ्स के थ्रू कट लगाया जाएगा एरिया, ब्रेन के डैमेज एरिया पे। और स्पेसिफिक आपका एक पूरा सिस्टम, सब कॉर्टिकल कट्स लगाए जाते हैं, जिसके अंदर आपके स्पेसिफिक स्टीरियो टैक्सिक अपैरेटस, मतलब पूरा एक सेटअप होता है, उसको यूज करके कट्स लगाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो कट करके और सेक्शंस में डिवाइड करके कट करके निकालना आपका नाइफ कट में आता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका डैमेज कम होता है आसपास के हिस्सों पे। राइट। सो नेक्स्ट इज योर क्रायोजेनिक ब्लॉकेड। क्रायोजेनिक ब्लॉकेड में क्या किया जाएगा, ये बहुत ही टेम्पररी तरीका होता है, ये कम परमानेंट है, टेम्पररी तरीका होता है आपके लेजेंड्स और आपके डैमेज को ठीक करने के लिए। इसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर एक ट्यूब होती है, क्रायो क्रायोप्रोब ट्यूब होती है स्पेसिफिक, वो ट्यूब जो है, यहाँ पे ट्यूब का यूज किया जाता है। ये जो स्पेसिफिक ट्यूब है, इट इज एक्चुअली प्लेस्ड इन योर ब्रेन, और इससे जो है अंदर की तरफ एक ट्यूब के थ्रू जो है आपके ब्रेन के अंदर
कूलेंट, एक तरीके से ठंडा करने वाला जो कूलेंट वाला एक केमिकल डाला जाता है। उससे आपका ब्रेन का वो स्पेसिफिक एरिया बिल्कुल कूल हो जाता है, बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। और उसके वहां पे उस चीज को, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अगर एक स्पेसिफिक डैमेज एरिया है और उसको हम टेम्परेरी टाइम के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल एक लिक्विड, एक केमिकल जो है ट्यूब के थ्रू डालते हैं। उसका जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उस डैमेज की, वो सब फ्रीज हो जाती है। और वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती, कोई भी न्यूरॉन्स काम नहीं कर पाते। तो बाद में हम उस टेम्परेचर को नॉर्मल करके उन न्यूरॉन्स को वापस से ठीक कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ क्रायोजेनिक ब्लॉकेड एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, अब कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसा ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इन मेथड्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका एब्लेशन का सब टॉपिक है नर्व पॉइजन। नर्व पॉइजन में क्या होता है, एक ऐसी ग्लास ट्यूब्स होती हैं, केमिकल्स इन ट्यूब्स के थ्रू उस स्पेसिफिक एरिया पे डाले जाते हैं। एक तरीके से पॉइजन का काम करता है, वो जहर का काम करता है। और उस स्पेसिफिक ब्रेन के पोर्शन के अंदर जहाँ पे डैमेज है, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इससे जो है आपके बिहेवियर पे चेंज आता है, उसको फिर स्टडी किया जाता है। तो नर्व पॉइजन के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स को रिलीज करके एरिया को बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। ठीक है, नाउ सो एब्लेशन मेथड के बाद है हिस्टोलॉजिकल मेथड। हिस्टोलॉजिकल मेथड जो है, उसके अंदर कोई रिमूवल वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर स्टडी पूरी है। यहाँ पर आप बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, ब्रेन की माइन्यूट से माइन्यूट, बिल्कुल बारीक से बारीक डिटेल को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ब्रेन का सैंपल लिया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, प्रिपेयर करके स्लाइड्स और माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है। सो हिस्टोलॉजिकल मेथड के अंदर आपकी स्लाइड्स तैयार की जाती हैं, उनको माइक्रोस्कोप पे तैयार करके प्रिपेयर करके लगाया जाता है। और उस टिश्यू को फिर जो है इन डेप्थली स्टडी किया जाता है। नाउ अब द थिंग इज कि यहाँ पर हिस्टोलॉजिकल मेथड में जो आप ये टिश्यू कलेक्ट कर रहे हैं डैमेज पोर्शन से फ्रॉम द ब्रेन, ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक होता है। इट इज़ वेरी मच फ्रेजाइल, कि वो सब खराब हो सकता है। और उसको इसीलिए द वेरी थिंग इज कि ये ज़्यादा प्रोन होता है खराब होने के। जब आप एक ब्रेन का एक स्पेसिफिक टिश्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको माइक एक स्लाइड के ऊपर माउंट करके प्रिपेयर करके उसको स्टडी करना चाहते हैं, सो द थिंग इज कि यहाँ पर हायर चांसेस होते हैं कि आपका ये जो टिश्यू है ये डैमेज हो जाएगा। क्योंकि जब ये ब्रेन की कंडीशन से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा और इसको बेसिकली यूज किया जाएगा स्टडी के लिए, तो हायर चांसेस है बैक्टीरिया की वजह से या फिर बाहर की नॉर्मल कंडीशंस की वजह से ये खराब हो जाएगा। और बेसिकली फिर इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की वाला एक मेथड रहता है। इसके अंदर बहुत जल्दी से हमें कुछ टेक्निक्स को यूज करके उसको सिक्योर करना पड़ता है। उन टिश्यूज को आगे के लिए स्टडी, आगे फर्दर स्टडी के लिए सिक्योर करना पड़ता है, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि डैमेज और डिग्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो कुछ तरीके होते हैं यहाँ पे स्लाइड्स को ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए बचाकर प्रिजर्व करके रखने के लिए फॉर फर्दर स्टडीज। फर्स्ट इज योर फिक्सेशन। फिक्सेशन के अंदर हम स्पेसिफिक ना फिक्सेटिव यूज करते हैं। ये एक तरीके के केमिकल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, इसके थ्रू जो है टिश्यू को जो है फिक्सेटिव, टिश्यूज को स्लाइड पे रखा जाता है टिश्यूज को, और उसके ऊपर फिक्सेटिव्स ऐसे केमिकल्स लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो टिश्यू बहुत हार्ड हो जाता है। और उसके ऊपर बैक्टीरिया का जो वर्क है, बैक्टीरिया जो डैमेज कर सकता है, उसका काम थोड़ा स्लो प्रोसेस कर दिया जाता है। और फिर इसको आगे यूज किया जाता है फर्दर स्टडी के लिए। ठीक है, सेकेंड मेथड इज फ्रीजिंग। अगर आपके टिश्यूज को आपको डैमेज होने से, डिग्रेड होने से बचाना है, तो उनके उनको आप बिल्कुल फ्रीज कर दोगे। तो उस टिश्यू को बिल्कुल फ्रोजन कर दिया जाता है और बहुत ही छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके प्रिजर्व किया जाता है। बाद में उसके ऊपर फिर शुगर सॉल्यूशन लगाते हैं और फिर उसको दोबारा से फ्रीज करके रख देते हैं। तो ये ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए टिश्यूज को फिर हम ऐसे प्रिजर्व करके बाद के लिए स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के अंदर आपका जो टिश्यू है उसको हार्ड किया जाता है। उसके ऊपर कुछ पैराफिन्स वगैरह लगाकर उसको बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चर में ऐसे सील कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल पतला पतला स्लाइस करते हैं, उसको स्लाइड पे लगाते हैं, उनको बिल्कुल सुखा देते हैं, बिल्कुल हार्ड कर देते हैं, और उनके ऊपर डाइज और बाकी केमिकल्स लगाकर उनको प्रिजर्व करते हैं बाकी स्टडी के लिए। दिस इज योर एम्बेडिंग। नेक्स्ट इज योर स्टेनिंग। स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, हमें बहुत बारी टिश्यूज का ना, पूरा टिश्यूज को ना स्टडी करने में दिक्कत होती है। उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा दिखता नहीं है, ज्यादा डिटेल्स ना डाइल्यूट हो जाती हैं। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा डिटेल्ड टिश्यू समझने के लिए, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द डीपर डिटेल्स ऑफ द टिश्यू, हम कुछ स्पेसिफिक कलर्स और स्टेन्स को यूज करते हैं, कुछ डाइज को यूज करते हैं, और उन टिश्यूज को डाई, उनके ऊपर डाई लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो सेल्स की ऊपर जो शीट होती है, पतली पतली लेयर्स होती हैं, वो उन डाइज और कलर्स को सोक कर लेता है, और उससे उस पर्टिकुलर सेल का या टिश्यू का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई डिफाइंड तरीके से दिखता है। तो ऐसे करके हम डाइज लगाकर, स्टेन लगाकर ज्यादा इन डेप्थ तरीके से टिश्यूज को डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं। राइट ना, अब हमने दो तरीके के मेथड्स देख लिए, हमने अब्लेशन मेथड देख लिया, हमने हिस्टोलॉजिकल मेथड देख लिया। अब नेक्स्ट कम्स योर साइकोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड। साइकोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड के अंदर हम अभी तक हमने काटा पीटा है, टिश्यूज को रिमूव करा है, लेकिन साइकोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग के अंदर हम नॉन इन्वेजिव मेथड्स को यूज करते हैं। नॉन इन्वेजिव मेथड्स के अंदर क्या है कि हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम स्कैनिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और उनको सेव करके डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो कुछ इसके सब मेथड्स हैं, वो हमें समझने चाहिए कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, जिसको हम ईईजी बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम मशीन्स को यूज करते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ, एक ग्राफिकल फीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। टेक्निक क्या यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं ब्रेन के अंदर, जो न्यूरॉन्स हैं, जो ये अपने नर्व सेल्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी और मैसेजेस पास हो रहे हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ईईजी का। ठीक है। इट एक्चुअली रिकॉर्ड्स योर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, कैसे एक स्पेसिफिक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक अपना मैसेज पहुंचाता है, और कैसे बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है। यहाँ पर पहले और उसका फिर एक ग्राफ बनता है, एक पिक्चर, एक ग्राफ बनता है आपके स्क्रीन के ऊपर। पहले आपका जो है रोलिंग पेपर हुआ करता था, पूरा पेपर पे ना ग्राफ बनता जाता था, पेपर आगे खिंचता जाता था। आज के टाइम पे बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी, अब हम कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे इसके थ्रू यूजिंग ईईजी, डॉक्टर्स ईईजी को यूज करते हैं अगर उन्हें कोई स्पेसिफिक ब्रेन का डिसऑर्डर समझना है, ब्रेन में कोई हेड की इंजरी हो गई है, सेरेब्रल पैथोलॉजी समझनी है, या और भी बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एपिलेप्सी को समझना है, तो ये ईईजी यूज होता है। आप कितनी स्पीड से आपका ब्रेन प्रोसेसिंग करता है, चीज़ों को समझता है, मेमोरी कितनी काम कर रही है आपकी, तो आपका ईईजी का स्कैन होता है, और फिर आपका ग्राफ बनता है स्क्रीन के ऊपर, और फिर उसको स्टडी किया जाता है। तो दिस इज हाउ ईईजी वर्क्स। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटो एनाफेलोग्राफी। तो मैग्नेटो एनाफेलोग्राफी के अंदर, इसको हम एमईजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके अंदर हम बस मैग्नेटिक फील्ड्स तैयार करते हैं। मैग्नेटिक और मैग्नेट्स का यूज करके हम न्यूरल एक्टिविटी को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर से ऊपर ऊपर मैग्नेट्स को प्लॉट किया जाएगा, और फिर न्यूरल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। तो ये एमईजी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के को हम ईएमजी बोलते हैं, ईएमजी। इसके अंदर भी मसल, इसके अंदर क्या रहता है कि मसल्स, आपकी जो ब्रेन का और जो नर्वस सिस्टम की मसल्स है, उन मसल्स के बीच में जो टेंशन है, अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी टेंशन और इंजरी डेवलप हो रही है, उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम ईएमजी यूज करते हैं। यहाँ पे आपके ब्रेन और आपके ऊपर स्कैल्प के ऊपर ना बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स अटैच किए जाते हैं स्किन के ऊपर, और फिर आपके पूरे मसल्स के अंदर जो टेंशन्स बनी हुई है उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो मसल टेंशन को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम योर इलेक्ट्रो ओक्यूलर ओक्यूलोग्राफी।
इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी, ईओजी का इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके अंदर हम इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी के अंदर हम आईज की मूवमेंट को समझते हैं। ठीक है। और ज्यादातर ये आईज के पास सेटअप तैयार किया जाता है। पे नर्व्स के ऊपर हम रिकॉर्डर्स और वो सेंसर्स लगाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आई की मूवमेंट और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन से हम इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी से हम ईओजी से आईज की मूवमेंट, आईज का फंक्शनिंग और डिफेक्ट्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी। इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी आपकी बेसिकली स्किन के ऊपर यूज किया जाता है। इसके थ्रू हम बेसिकली फिंगर्स और स्किन के ऊपर आपके जो है छोटे छोटे अपने रिसेप्टर्स और वायर्स वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर का SCL और SCR रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये SCL SCR क्या क्या है ये अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ डेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो सिर्फ अगर आप रिवीजन जब आप रीड करोगे नोट्स आपके लिए तब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी बेसिकली आपका SCL और SCR रिकॉर्ड करने के लिए होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो वायर्स हैं, वो आपकी फिंगर्स के पास लगाई जाती हैं और इससे आपकी स्किन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट्स पास करके और उसको फिर आपका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इससे आप आपके आपके जो ग्लैंड्स हैं, जो आपकी स्किन के ऊपर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, उसको बेसिकली टेस्ट किया जाता है। और आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन का कंडक्शन है, कितने स्पीड से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ये सब आपका अपना इलेक्ट्रोडर्मल एक्टिविटी के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अब कुछ आपका ये एक्स्ट्रा मटेरियल है जिसके अंदर आपको लेजन समझाया गया कि लेजन कैसे होता है। जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं, लेजन कोई भी तरीके का डैमेज है। तो जैसे ये एक ब्रेन है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक मार्क और एक होलो जगह दिखेगी, थोड़ी खाली होती हुई जगह दिखेगी यहाँ पर। सो ये लेजन्स के बारे में बता रहा है। लेजन कोई भी तरीके का डैमेज है जो कि टिश्यू और ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव ड्रग आपको पता होना चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो कि डायग्नोज और ट्रीट करते हैं कैंसर जैसी हाइयर बीमारियों को। तो रेडियो एक्टिव ड्रग्स भी बॉडी में डाले जाते हैं। फिर आपका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली आपके जो न्यूरॉन, ये आपका एक नर्व सेल है। ठीक है। नर्व सेल के अंदर कितनी तेजी से और कितना अच्छे से आपका करंट पास होता है, उस चीज को एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। ये सडन, फास्ट और ट्रांजिटरी एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का पास होना आपके न्यूरॉन्स के अंदर से, उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इन ये जो आपको बॉक्स में टेबल में दिख रहा है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपके बेसिक्स में आता है। ये आप सिर्फ इतना ही समझें। इसके अलावा पिक्चर्स और एक बार इसको बस थोरली रीड कर लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मेटाबॉलिज्म कीवर्ड आया है तो उसका मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एब्लेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये सब आपको, ये आपका बेसिक है, ये सेल्फ स्टडी में आता है। अभी हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। आपके नोट्स में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, इसके आगे का एक्स्ट्रा मटेरियल नोट्स के अंदर है, वो आप पढ़ सकते हैं खुद से। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल्ड वीडियो देखें तो कोर्सेज पे हर चीज़, एक एक चीज़ पढ़ाई गई है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ रिवीजन तक स्टिक रहेंगे, राइट। सो नाउ, अभी तक हमने एब्लेशन मेथड देख लिया, हिस्टोलॉजिकल मेथड देख लिया, और उसके अलावा अभी हमने अपना ये साइको, जस्ट इन केस, साइको फिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग मेथड्स भी देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज योर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के अंदर बेसिकली ब्रेन के अंदर आपका करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिकली आपको स्टिमुलेट किया जाता है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं जिनके थ्रू करंट पास होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डाले जाएंगे। अब दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ आपके माइक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कुछ आपके मैक्रो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। माइक्रो से आपको समझ में आना चाहिए, माइक्रो मतलब बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक बारीक मेटल के वायर्स होते हैं और इसके थ्रू आपके नर्व्स में, एक सिंगल सिंगल नर्व के अंदर करंट पास किया जाता है यूजिंग योर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स।
और मैक्रो इलेक्ट्रोड्स का क्या है? मैक्रो इलेक्ट्रोड्स मतलब थोड़े स्टील के और थोड़े थिक वाले वायर्स जो होते हैं, ये ज्यादातर ब्रेन के अंदर डाले जाते हैं, स्कैल्प के ऊपर यूज होते हैं, और आपके बड़े बड़े जो नर्व्स के कलेक्शन है वहां पे ज्यादा यूज होता है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जिनके थ्रू करंट पास किया जाता है और आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाता है। दैट इज योर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स एंड योर मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, राइट? अभी देखो, अभी ये डायग्राम के थ्रू आपको नोट्स में बहुत सारे फ्लो चार्ट और डायग्राम्स में मिलेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, अभी देखो, अभी आपका जो है आपका एक सेल है और ये सेल रेस्ट पर है। ठीक है, बिल्कुल रेस्ट पर बॉडी है आपका, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल, सेल्स आपके न्यूरॉन्स रेस्ट पे हैं। अभी इलेक्ट्रो इसमें अपने इस वाले मेथड के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में क्या किया जाता है, आपके रेस्टिंग सेल्स के ऊपर करंट पास किया जाता है और फिर देखा जाता है कि आपकी आगे क्या मूवमेंट हुई है और उसकी वजह से आपका क्या बिहेवियर में चेंज हुआ है उस ब्रेन के स्टिमुलेशन के बाद। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड। ब्रेन के को स्टिमुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू और फिर रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जो रिकॉर्ड किया जा रहा है ये अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। कभी कभी हम ओसिलोस्कोप होता है एक, ये जैसे अभी आपको इमेज दिखने वाली है, ओसिलोस्कोप के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर हम इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप्स होते हैं उसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और हम कंप्यूटर के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी आपको इसकी इमेज दिखाई जाएगी। ओसिलोस्कोप जो है कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है और इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग्स जो है आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल न्यूरॉन तक का रिकॉर्डिंग आपको इजीली दिखाई देती है ओसिलोस्कोप के ऊपर। इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, ये बहुत ही इजी है, डिवाइस के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका आता है इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप। इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप में क्या है, आपने करंट पास करा, न्यूरॉन्स में मूवमेंट आई, आपका बॉडी ऑर्गन में स्टिमुलेशन हुई। मान लीजिए अब आपने स्कैल्प के ऊपर लगाया है या कहीं पर भी आपने वो रिकॉर्ड करने के लिए चीजें इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं। अब जैसे ही वो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड होगी उसके बाद एक ना आपका इंक इंक राइटिंग वाला पेन, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका जो है एक पेज के ऊपर जो है आपका ग्राफ बनाता जाता है। तो इसको हम इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप बोलते हैं। इसमें भी ग्राफ्स होते हैं लेकिन वो लिटरली ड्रॉ हो रहे होते हैं इंक के थ्रू। ठीक है, स्क्रीन के बाद वो इंक से वो ड्रॉ होता है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके थ्रू आप ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रेन के अंदर, एपिलेप्सी को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईईजी जो हमने ऊपर पढ़ा था, ईईजी भी ऐसे यूज होता है, वो भी इंक राइटिंग ओसिलोस्कोप्स को यूज करता है। सो सर्टेनली ये एक ज्यादा ऑसिलोस्कोप एक ज्यादा डिजिटल डिवाइस है। इंक राइटिंग वाले के अंदर पेपर के ऊपर ड्राइंग और ग्राफ साथ के साथ ड्रॉ हो जाता है। सो ये भी अपना काम सेम ही करता है। नेक्स्ट कम और आज के टाइम पे, करंट टाइम पे हम कंप्यूटर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे डिजिटली स्टोर भी हो जाता है, डिस्प्ले भी हो जाता है और एनालाइज भी हो जाता है। तो कंप्यूटर्स अपने लेटेस्ट वाले टाइप के डिस्प्ले वाले तरीके हैं टू एक्चुअली सी कि कितने लेवल पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हुआ है। ठीक है, नाउ कम्स योर केमिकल स्टिमुलेशन वाला मेथड। केमिकल स्टिमुलेशन के अंदर आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स को डाला जाता है और उससे कितना चेंज हुआ है, क्या क्या बिहेवियर चेंज वगैरह आया है, वो आपका रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ज्यादातर आपके ड्रग्स को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ट्यूब्स को इंसर्ट किया जाता है, और ज्यादातर आपके स्टमक में और जो मोटी वाली जो हैवी फैटी टिश्यूज हैं और फैटी नर्व्स हैं उनके अंदर इस चीज को इंजेक्ट करके केमिकल्स को रिलीज करके फिर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसके भी कुछ टेक्निक्स है। फर्स्ट इज योर 2G, 2DG, दैट इज 2 डीऑक्सी ग्लूकोज टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव ड्रग जो अभी हमने ऊपर देखा था, एक रेडियो एक्टिव ड्रग एनिमल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ब्रेन उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनिमल को मार दिया जाता है, एनिमल इज किल्ड, और उसका जो ब्रेन है उसको फिर रिमूव कर देते हैं। फिर रिमूव करके उसको स्लाइस करते हैं, कट डाउन करते हैं, और फिर उसको स्लाइड्स के ऊपर लगाकर और उसके ऊपर कोटिंग्स लगाई जाती हैं कुछ केमिकल्स की, इमल्जन्स की, फोटोग्राफिक इमल्जन्स की, और फिर उसको ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, उसको फिर टेस्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सो दिस इज योर 2 डीऑक्सी ग्लूकोज टेक्निक। नेक्स्ट इज योर सेरेब्रल डायलिसिस।
सेरेब्रल डायलिसिस के अंदर क्या होता है, आपकी ब्रेन एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा यूज होते हैं टेक्निक्स केमिकल वाली। तो एनिमल के ब्रेन के ऊपर ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, उस ट्यूब के अंदर से केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और फिर एनिमल्स को स्कैन किया जाता है और देखा जाता है कि उस केमिकल्स की वजह से कहाँ कहाँ पर ब्रेन के अंदर मूवमेंट आई है, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है। इसके बाद है इन वाइवो वोल्टामेट्री। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स को रिकॉर्ड करा जाता है, रिलीज किया जाता है ब्रेन के अंदर जब एनिमल्स एक्टिव होते हैं, किसी काम की या एक्टिविटी के अंदर होते हैं। तो टास्क करते समय उनकी केमिकल्स रिलीज करके उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है आपका इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री के अंदर आपके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स को लोकेट करके और ब्रेन को समझा जाता है, आपके ब्रेन के प्रोटीन्स को समझा जाता है लोकेट करके, उनको स्कैन करके। फिर आता है माइक्रो आइंटोफोरेसिस। इसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ चार्जेस वाले चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को जो है बाहर अपना इजेक्ट किया जाता है। कुछ ड्रग्स लगाए जाते हैं, केमिकल्स को नर्व सेल्स पे लगाया जाता है, और स्पेसिफिक एरियाज देखे जाते हैं कहाँ कहाँ पर न्यूरो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर स्टीरियोटैक्सिक लेजन। स्टीरियोटैक्सिक लेजन क्या है कि हर जगह पे एब्लेशन कट करना और स्लाइस करना पॉसिबल नहीं है। बहुत टाइम पे बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही टाइनी टाइनी एरियाज होते हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। तो वहाँ पे हम स्टीरियोटैक्सिक लेजन का यूज करते हैं, और इसके थ्रू हम बेसिकली उन स्पेसिफिक एरियाज को लोकेट करके उनके ऊपर स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक एनिमल का जो है हेड जो है एक पूरे स्ट्रक्चर, एक apparatus, एक पूरा ऐसे एक डिवाइसेस के बीच में डाला जाता है। फिर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन के आसपास इलेक्ट्रोड्स करंट पास किया जाता है, और उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जब एनेस्थीसिया दे देते हैं, इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के आसपास इम्प्लांट हो जाते हैं, जब वो एनिमल वापस रिकवर होता है उसको मॉनिटर किया जाता है उसके बिहेवियर को, और इसके थ्रू फिर हम बाद में दोबारा से एनेस्थीसिया देंगे, फिर इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर देंगे, और बेसिकली बहुत ही माइन्यूट और टाइनी स्ट्रक्चर्स को जब हमें समझना है ब्रेन के अंदर के पोर्शन में, छोटे छोटे टिश्यूज को समझना है, तो हम स्टीरियोटैक्सिक लेजन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि दो तरीके की, अब नेक्स्ट मेथड है अपना ब्रेन इमेजिंग, ब्रेन का इमेज स्कैन्स करना। तो हो सकता है आप सिर्फ स्ट्रक्चरल इमेजिंग कर रहे हो या फिर आप फंक्शनल इमेजिंग कर रहे हो। दो तरीके की ब्रेन की इमेजिंग होती है। स्ट्रक्चरल के अंदर आप सिर्फ ब्रेन का बाहर का ढांचा, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को एक तरीके से उसकी इमेज स्कैन को लेकर और उसको समझते हो। फंक्शनिंग इमेजिंग के अंदर बेसिकली आप ब्रेन के फंक्शंस को डायग्नोज करते हो, ब्रेन के अंदर कोई मेटाबॉल मतलब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को और ब्रेन को कनेक्ट करते हो, ब्रेन के डिसऑर्डर्स को समझना है, तो आप फंक्शनिंग इमेजिंग यूज करते हो। ये ज्यादा वेल डिफाइंड होती है, और स्ट्रक्चरल के अंदर आपका बस बाहर का स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है। अब इसके अंदर एक टाइप है आपका एक्सरे। एक्सरे हम सबने कराया होता है। एक्सरे के थ्रू जो है बेसिकली दो तरीके के एक्सरेज होते हैं, कन्वेंशनल एक्सरे और कॉन्ट्रास्ट एक्सरे। यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई डिफेक्ट है या डिफिसिट है, उस चीज को समझने के लिए आप एक्सरेज कराते हो। एक्सरे के अंदर दो टाइप है, कन्वेंशनल एंड कॉन्ट्रास्ट। कन्वेंशनल के अंदर सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा, जहां जहां पर एक्सरे को डाला जाता है, जितनी एक्सरे आपके ऊपर डाली जाती है सिर्फ उस एरिया का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एक्सरे में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे के अंदर आपका पूरे ब्रेन का सिस्टम और उसके अंदर की सर्कुलेशन को समझा जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट एक्सरे आपका ज्यादा कंपेरेटिव होता है, ज्यादा डिटेल्ड होता है एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल एक्सरे, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट एक्सरे का यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर है कि कॉन्ट्रास्ट एक्सरे के अंदर पहले आपके बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। फिर उस बॉडी के पार्ट को, स्पेसिफिकली ब्रेन के पार्ट के अंदर, फिर जो एक्सरे है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर टिश्यूज, स्पेसिफिक टिश्यूज के ऊपर ही फोकस जाता है, और फिर उसको स्कैन कर दिया जाता है, उसकी एक्सरे फोटोग्राफ खींच ली जाती है। सो दिस इज हाउ एक्सरे, कॉन्ट्रास्ट एक्सरे वर्क्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज योर सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के अंदर
ज्यादातर आपकी ब्लड क्लॉट्स, ब्लड की जो गांठें बन जाती है, कलेक्ट हो जाता है, ट्यूमर हो गया, कोई इंटरनल इंजरी हो गई ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर, तो वहां पर हम सिटी स्कैन करते हैं। इसके अंदर हम एक्सरे इमेज भी आती है और उसके अंदर बहुत ही डिटेल्स भी आपकी दिखाई देती है, तो ये आपका सिटी स्कैन हो जाता है। नेक्स्ट इज योर एमआरआई। एमआरआई के अंदर भी आपका बहुत ही डिटेल्ड व्यू दिखता है ब्रेन का, बहुत ही हाई मैग्नेटिक वेव्स डाली जाती हैं आपके ब्रेन के ऊपर, और इसके थ्रू हम ज्यादा डिटेल्ड और क्लियर पिक्चर्स को बना पाते हैं। इसके थ्रू आप क्या देखते हैं कि कितना ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन में, और इससे ज्यादा क्लियर डिफाइंड इमेजेस निकल पाती हैं और रिकॉर्ड करके हम स्टडी कर सकते हैं। दिस इज योर एमआरआई। नेक्स्ट इज योर पॉजिट्रॉन इमेजन टोपोग्राफी, पीईटी बोला जाता है। पीईटी ज्यादातर जो है आपके आपके मेटाबॉलिक, आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस चीज को समझने के लिए आपका पीईटी यूज होता है। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो ग्लूकोज की प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके जो प्रोसेस चल रहा होता है, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, उसको बेसिकली पीईटी के थ्रू हम समझ पाते हैं कि कितना एनर्जी का डिजॉल्व हो रहा है, कितना ग्लूकोज का कंटेंट है, कितना वाटर कंटेंट है, कितना एनर्जी एटीपी के फॉर्मेट में वहां पे मूव करती है। दिस इज अबाउट योर पीईटी। पीईटी ज्यादातर आपके ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखता, ठीक है, कोई भी ढांचा नहीं दिख रहा है, इसमें आपका फंक्शन दिखता है, ब्रेन का फंक्शन आपका असेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आप रेडियो एक्टिव 2DG जो है वो इंसर्ट करो और फिर पेशेंट की इमेजेस को स्कैन करो। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव तरीका होता है पीईटी, और ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग भी होता है। ठीक है, नाउ कम्स योर एफ एम आर आई, दैट इज योर फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस रिस्की होता है पीईटी के कंपैरिजन में। इसके अंदर हम ब्लड का फ्लो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये अपने न्यूरो साइंस और मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। फिर आपका आता है डीटीआई, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। इसके अंदर स्पेसिफिकली वो एरियाज देखे जाते हैं जहाँ जहाँ पे वाटर वाटर कंटेंट जो है आपकी बॉडी के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो रहा है, कैसे कैसे वाटर का स्प्रेड हो रहा है, वाटर पहुंच पा रहा है आपकी ब्रेन के अंदर, कैसे कैसे वो डिफ्यूज होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद। तो यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स, नर्व्स के बंडल्स को स्कैन किया जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बंडल्स को स्कैन करके अपनी इमेजेस को तैयार करके स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज योर टीएमएस। टीएमएस जो है ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करता है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेसिफिकली कुछ एरियाज, अगर आप ब्रेन का डायग्राम जब आप पढ़ेंगे आगे यूनिट्स के अंदर, वहाँ पे कॉर्टिकल स्ट्रिप है, मसल मूवमेंट है, ट्विचेस है, इन स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इस चीज को इंजेक्ट करके मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करके फिर इमेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके थ्रू आप जो है बहुत सारे अलग अलग रीजन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ज्यादातर यहाँ पे काम चल रहा है, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर आपका काम ज्यादा किया जाता है, स्कैन करके उसको स्टिमुलेट करके उसको स्टडी किया जाता है। हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मैप ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट कैसे कैसे कॉर्टेक्स के कौन कौन से रीजन से जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझा जाता है। डिसएडवांटेज ये है, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, अंदर सब कॉर्टिकल रीजन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ये सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, नाउ कम्स योर नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज योर ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। अब देखो, अब हर टाइम ना आप बड़े बड़े मशीन्स, कटिंग, इमेजिंग, इन सबको नहीं कर सकते। बहुत सारे एरियाज के अंदर आपको पेशेंट को जो है उसकी प्रॉब्लम को, उसके डिजीज को, डिसऑर्डर को जो है रिहैबिलिटेट भी करना पड़ता है। यहाँ पे क्या रहता है, आप बेसिकली पेशेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, जैसे कि आप उसके साथ इंटरव्यूज, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हो, उस केस स्टडी की एक तरीके की केस स्टडीज वगैरह करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, और फिर आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हो पेशेंट से, फिर उसका ट्रीटमेंट सोचने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो देखी जाएगी कि आप बेसिकली कुछ स्पेसिफिक उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है इसीलिए। ठीक है, सो
यहाँ पे ब्रेन का डैमेज हो चुका है, कुछ या फिर कोई और इंजरी या कुछ हो चुका है, उसका जो इम्पैक्ट उनके बिहेवियर पे आया है, अब आप बिहेवियर को सही कर रहे हो। ठीक है, तो बिहेवियर जैसी चीजों को सही करने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए आप न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट को यूज करते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, टेस्ट वगैरह हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शन, लर्निंग, लैंग्वेज, मेमोरी उनकी असेस कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, उनके बिहेवियर को समझ सकते हो, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हो। ये ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट यूज़ करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी इनका यूज़ होता है। रिहैबिलिटेट करना है किसी पेशेंट को तो भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके जो है कुछ स्पेसिफिक तरीकों से कुछ चीज़ों में आपको इंटरवीन भी करना पड़ता है। सो दिस इज के यहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, उनके स्कोर्स निकाले जाते हैं, और फिर इंडिविजुअल के कॉग्निटिव फंक्शंस को समझा जाता है। अब आपके पास यहाँ पर बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए गए हैं, जैसे वेशलर्स का इंटेलिजेंस स्केल हो गया। ये सब आपको डेटा, ये सब डेटा है, आप इसको पढ़ सकते हैं नोट्स में से ही। तो वेशलर का इंटेलिजेंस स्केल हो गया, हॉलस्टेड का न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी हो गया। टेस्ट बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होंगे अलग अलग हिस्सों के, वो एक ही साथ कलेक्ट कर देंगे तो टेस्ट बैटरी बोला जाएगा। फिर आपका लोरिया का नेब्रास्का न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी टेस्ट है, रे ऑस्ट्रेथ का है, डेलिस का है, डिजिट स्पैन टेस्ट है, विस्कॉन्सिन कार्ड है, डाइकॉट। ये सब आपका फैक्चुअल डेटा है, सिर्फ आपको रीड करके याद करना पड़ेगा। इसमें ऐसे कोई एक्सप्लेनेटिव चीज़ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा इसमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिटेल वाले सेशन को देख सकते हैं। अभी बस हम इस सेशन को एंड करने वाले हैं विद आर लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर रिसर्च एथिक्स इन बायोसाइकोलॉजी। रिसर्च एथिक्स मतलब कि जैसे हर एक तरीके की रिसर्च के अंदर, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे एपीए गाइडलाइंस को देखता है, समझता है कि रिसर्चेज प्रैक्टिकली हो रही है विदाउट वोलेटिंग एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड इंडिया के अंदर आईसीएमआर ये अपना एक पूरा रिसर्च का मेडिकल उसका बना हुआ है। सो एथिकल गाइडलाइंस बाय एपीए एंड आईसीएमआर जो है वो अपने पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। हमें जब कभी भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं बायोसाइकोलॉजी के अंदर, हमें गाइडलाइंस के तहत, रूल्स रेगुलेशंस के तहत अबाइड कर कर ही उनको कंडक्ट करना पड़ता है। हमारे पास रिसर्च के अंदर क्योंकि ह्यूमन एंड एनिमल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एथिकल इश्यूज, एथिकल गाइडलाइंस। इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस जिनके अंदर हम साइकोफिजियोलॉजिकल है या रिस्क है आपके, हो सकता है आपको स्लाइसिंग करनी है, कट करना है ब्रेन के ऑर्गन को, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, डैमेजेस ज़्यादा हो सकते हैं। यू नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कितना विलिंग है उस टेस्ट के लिए, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, तो कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस के तहत काम करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा आईसीएमआर के अंदर और एपीए के अंदर। ठीक है, अगर आपके एक्सपेरिमेंट का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है, आपको उसी मोमेंट पे अगर आपके एक्सपेरिमेंट से कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ेगा किसी भी पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन के ऊपर, तो आपको एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ेगा। यू नीड टू डिसकंटिन्यू सच एक्सपेरिमेंट्स जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कोई डैमेज हो सकता है। एनिमल पार्टिसिपेंट्स के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, एंड स्पेसिफिकली ज़्यादातर एनिमल पार्टिसिपेंट्स यूज़ करने के लिए अलाउंस मिलती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। और भी अपने बहुत सारे देर आर सेवरल एथिकल कंसिडरेशंस, गाइडलाइंस, रूल्स जो आपको ध्यान में देना ज़रूरी है। राइट, so this was all about today's session. This was all about unit 1 of BPCC 102. इसके बाद इफ़ यू हैड फाउंड द सेशन वर्थ इट, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको ये सब कुछ एज इन कुछ भी आपको वर्थ इट लगा हो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आप जुड़े रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ। इसके साथ हम दूसरे सेशंस के साथ, रिवीजन सेशंस के साथ मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।